देखिए चुनाव में दो ही गठबंधन है, एक महागठबंधन है जिसको आप इंडी गठबंधन बोलते हैं और एक एनडीए गठबंधन है। बिहार सबसे पिछड़ा हुआ है, 28वें नंबर पे है। ये हवा में बातें नहीं होती है। बिहार के क्या हालात थे, सड़क गड्ढे में तब्दील था, बिजली कहीं थी, आप देखिए 24 घंटे बिजली मिल रहे हैं कि बिहार को जात पात मजहब से ऊपर उठ करके वोट करना है और वो दिखाया गया है। 20 सालों में काम हुआ है। एनडीए का नेता वहाँ कौन है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और अभी उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। रामेश्वर जी, आपका स्वागत है इस खास बातचीत में। रामेश्वर जी बिहार विधानसभा के कई बार के सदस्य रह चुके हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। इनसे हम बात करने जा रहे हैं बिहार की समसामयिक स्थिति पे। बिहार में होने वाले हैं चुनाव, अक्टूबर और नवंबर महीने के होंगे चुनाव में क्या परिस्थिति बन रही है, एनडीए कहाँ है, इंडिया गठबंधन कहाँ है, दोनों किस तरीके से अपने अपने वादे को, अपने अपने एजेंडे को लेके आगे बढ़ रहे हैं। रामेश्वर जी, इंडिया गठबंधन का दावा है कि एनडीए में बिखराव है। नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जतिन मांझी, ये सब लोग अपने अपने रास्ते चल रहे हैं, सब लोग अपने अपने कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं। तो बीजेपी का क्या होने वाला है बिहार में? देखिए, जब गठबंधन होता है तो ये स्वाभाविक है जी। आपने देखा होगा लोकसभा के समय भी यही मामला चल रहा था कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, और हमारे जो विरोधी हम पर यही आरोप लगा रहे थे कि इनका गठबंधन में सब ठीक नहीं है, कोई इतनी सीटें मांग रहा है, कोई इतनी सीटें मांग रहा है। देखिए, हर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए एक दांव खेलती है। डिमांड तो करेगा ज़्यादा का ना, लेकिन उसको भी पता है। जैसे आपने लोकसभा में देखा कि 17 पर हम लड़े, 16 पर जेडीयू लड़ा, 5 पर रामविलास पासवान जी की पार्टी एलजेपी लड़ी। तो उसके हिसाब से बंटवारे में हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और आपने देखा होगा कि लोकसभा से हम यही कह रहे थे आपको कि ये इतनी सीटें मांग रहे, उतनी सीटें मांग रहे, ऐसा होता नहीं है। जब पार्टी साथ बैठती है और हमारा नेतृत्व जब बैठता है, हर पार्टी के अध्यक्ष बैठते हैं, तो वहाँ ये तय हो जाता है। तो इसमें बहुत सारा जो आरोप लग रहा है, ये आरोप क्यों लगाया जाता है मालूम है? उनके यहाँ कोई समझौता नहीं हो रहा है, खींचतान हो रही है। हमारा तो गठबंधन ऑलरेडी बना हुआ है। आपने देखा उनके यहाँ जो लोकसभा में था वो अलग गठबंधन था, अभी अलग गठबंधन की बात हो रही है। बिल्कुल। हाँ, तो वहाँ पर हमको लगता है कि बिखराव ज़्यादा है और जो डेली उनकी बैठकें हो रही है, छन छन करके न्यूज़ आ रहा है। जैसे आज एक न्यूज़ देखा, एक पार्टी जो बनाए हैं, जो एक जाति विशेष के लिए आरक्षण मांग रहे हैं। आपको भी पता है कि बिहार की जनता को किस तरह से बरगलाया जा रहा है। संविधान की बात करते हैं वो लोग, और जाति के आधार पर कोई आरक्षण मिलता है? कोई जाति विशेष पर आरक्षण है? संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि हमको जाति के आरक्षण दे दे तो हम इस पार्टी का समर्थन करेंगे। ये कैसे हो सकता है? तो इसीलिए ये सब बेतुकी बातें बिहार में चल रही हैं चुनाव के पहले। देखिए, चुनाव में दो ही गठबंधन है, एक महागठबंधन है जिसको आप इंडी गठबंधन बोलते हैं और एक एनडीए गठबंधन है। अब इन दोनों में कोई कंफ्यूजन तो है नहीं कि दोनों अलग अलग लड़ेंगे। आप जानते हैं कि ऐसा गठबंधन है कि कोई कह भी दे कि ये दोनों में थोड़ी बहुत भी समझौता हो सकती है, तो एक पूरब है पश्चिम है, मिल नहीं सकते हैं। तो ये बिहार में बिल्कुल लाइन खींचा हुआ है और हर पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। अब समय बचा कितना है देखिए। रामेश्वर जी, कल वहाँ कार्यकारिणी बिहार की हुई है, माननीय राजनाथ सिंह जी वहाँ पधारे। कार्यकारिणी ने कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कोई जोश भरा? देखिए, पहली बात तो जितने भी वहाँ जोश भरने की बात ही भाषण हुए, चाहे अध्यक्ष का हो, डिप्टी सीएम का, खासकर माननीय राजनाथ जी का जो भाषण है। आपको पता है कि कितने सीजन नेता हैं, 2 बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री छोड़िए एजुकेशन मिनिस्टर थे तो इनका क्या नाम था। तो एक एक लाइन जो इन्होंने बोला, उनको मालूम है उत्तर प्रदेश और बिहार का, खास करके नॉर्थ का तो कार्यकर्ताओं का नब्ज उनको मालूम है। और भाषण भी लंबा उन्होंने इसलिए किया कि कार्यकर्ताओं में जोश भरना था, उत्साहित करना था। और ये देखिए, आपको बता दें, पहली कार्यकारिणी है
ये नए अध्यक्ष की ये पहली कार्यकारिणी थी और इस बार की कार्यकारिणी भी बहुत बड़ी बनाई गई है क्योंकि चुनाव का वक्त है, उसमें सभी को समाहित करना था। तो मुझे लगा कि उत्साह की कमी नहीं थी, उसमें एक डायरेक्शन भी दिया गया कि हमको किन किन मुद्दों को लेकर के जाना है। ये आप देखिए जो अंदर बातें होती है, कल तो राजनाथ जी ने प्रेस के सामने एक लाइन ड्रॉ कर दिया कि कार्यकर्ताओं को जाकर के क्या बात करनी है, पब्लिक में पब्लिक को क्या समझाना है, मोदी जी की ये योजनाओं को कैसे प्रचारित करना है और बिहार सरकार जो काम की है नीतीश कुमार के नेतृत्व में 20 सालों में, उसको किस तरह से जन जन तक पहुंचाना है। उतना ही नहीं, उसके बाद ये भी याद दिलाना है जो 25 साल का लड़का उसको पता नहीं चले 30 कि अगर नहीं ऐसा हुआ वो लौटते हैं तो क्या परिस्थिति उस समय थी। आप देखिए तो बहुत विस्तृत चर्चा हुई और जो लोग थे उसमें कोई कमी निकालने का मौका मिला नहीं उनको। रामेश्वर जी, 20 साल की आपने बात की, विपक्ष का ये आरोप है कि 20 साल से नीतीश बाबू का शासन है, सुशासन बाबू का शासन है, बीजेपी का शासन है, फिर भी बिहार में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे पिछड़ा हुआ है, 28वें नंबर पे है। शिक्षा में हो, एजुकेशन में हो, और अर्थव्यवस्था में हो, उद्योग में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, सब का बंटाधार हुआ पड़ा है। तो इन सवालों का, विपक्ष के इन आरोप का, जिसमें सत्यता है, नीति आयोग की रिपोर्ट है जो बीजेपी की एक बॉडी है, किस तरीके से बिहार की बीजेपी यूनिट और एनडीए यूनिट इसका सामना करेगी? नीति आयोग बीजेपी की नहीं है, सरकार की एक बॉडी है जी। देखिए बिहार को उस परिप्रेक्ष्य में देखिए, 20 साल पहले के परिप्रेक्ष्य में ये सब कंपैरेटिव होता है। आइंस्टाइन थ्योरी पढ़े हैं तो वो सब कुछ रिलेटिव होता है, ये हवा में बातें नहीं होती है। बिहार के क्या हालात थे, सड़क गड्ढे में तब्दील था, बिजली कहीं थी। आप देखिए 24 घंटे बिजली मिल रहे हैं, लोगों को सुविधा मिल रही है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं। लेकिन आज भी जो नीति आयोग की बात जब आप कर रहे हैं, एक बात से मैं भी सहमत हूं आपसे कि बिहार में जो एजुकेशन का स्तर उस समय था, हम उससे कंपेयर करते हैं। जहाँ की हमें याद है कि जब मैं साइंस कॉलेज ज्वाइन किया था तो हमारे जो सीनियर्स थे ऑनर्स में, सिर्फ साइंस कॉलेज में फिजिक्स ऑनर्स से 6 लोग एक साथ IAS किए थे। लेकिन आज एजुकेशन पर ध्यान देना है, इससे मैं सहमत हूँ। एजुकेशन का स्तर बाकी जगह बढ़ा है और बिहार का स्तर थोड़ा नीचे गया है। उसके का बहुत सारे फैक्टर्स है, कारण है। क्योंकि देखिए पिछली सरकार में टीचर की बहाली नहीं थी, टीचर थे नहीं। अगर टीचर नहीं थे तो एक दिन में तो एजुकेशन बनता नहीं। वो 10 सालों में 90s के दशक में एजुकेशन गर्त में चला गया था, उसको सुधारने में समय लगा। और जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में तो कहाँ कहीं किसी से पीछे नहीं है। गंगा पर कहीं पटना और आरा के बीच में एक पुल हुआ करता था, अब 3-4 पुल बन गए हैं। इसी तरह कोसी देखिए, इसी तरह हाईवे देखिए और एक्सप्रेसवे देखिए। अब तो हमको लगता है बिहार की जो सड़कें हैं, आप माने न माने, आप चले जाइए बगल के प्रदेशों में तो हमारी ग्रामीण सड़कें भी उनसे अच्छी है, ये मैं कह सकता। रामेश्वर जी, पिछले दिनों प्रधानमंत्री की वहाँ 2 अच्छी रैलियाँ हुई, सिवान में, गोपालगंज में, और प्रधानमंत्री ने एक संदेश दिया। उस संदेश से आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के युवाओं में, कार्यकर्ताओं में जोश भरा है? क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव की रैली में यूथ आ रहे हैं, जनता आ रही है, और ये सत्यमान बात है कि बिना पैसे दिए हुए लोग आ रहे हैं, अनपेड लोग हैं, वो अपने आप आ रहे हैं। क्या बीजेपी मुकाबला करने में सक्षम है? देखिए बीजेपी का मुकाबला करने में देश या दुनिया की कोई भी पार्टी अभी सक्षम नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं, भीड़ आती है। हमारे प्रधानमंत्री जी से बड़ा नेता तो कोई नहीं है, चाहे देश में हो या विदेशों में ही हो। तो हमारे कार्यकर्ताओं का, एक कार्यकर्ता के लिए तो ये सिंबल है। कभी अटल जी सिंबल हुआ करते थे, आज मोदी जी सिंबल है। स्वाभाविक है, देश के इतने लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे तो कार्यकर्ताओं में जोश भी भरते हैं और कार्यकर्ता इज्जत भी करता है। और देखिए पहले प्रधानमंत्री हैं, मुझे तो इतने दिनों में याद नहीं कि कभी कोई ऐसा हुआ है और किसी भी पार्टी में, कि पहले प्रधानमंत्री हैं जो स्टेट ऑफिस में जाके वहाँ पदाधिकारियों से, MLA से बात कर रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, लिख रहे हैं और उस पर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हमें क्या करना है। इससे हमारे कार्यकर्ताओं का मोरल हाई होता है।
और प्रधानमंत्री जी इसलिए जाते हैं। अब देखिए, पहले प्रधानमंत्री हैं, मुझे लगता है कि भारत में कोई ऐसा जिला नहीं बचा होगा जहां प्रधानमंत्री कम से कम एक बार नहीं गए हों। तो ये हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का उनसे अच्छा कोई माध्यम नहीं है। उनका जाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है जी। सभी लोग उत्साहित हो जाते हैं। तो हमें देखिए, तेजस्वी की जहाँ तक जब बात करते हैं ना, और आरजेडी की बात करते हैं, तो देखिए हर पार्टी अपनी अपनी तैयारी करती है, मैं उसके अंदर नहीं जाता हूँ, लेकिन मामला वो नहीं है। लोगों में ये भरोसा नहीं है कि वो आएंगे तो ये काम होगा जो इन्होंने किया है। उस तरह का बिहार कोई नहीं चाहता है। आज बिहार एक नए दौर से चल रहा है। आप देखिए, उस समय तो एमएलए की हालत ये थी कि शाम को वो निकल करके अपने क्षेत्र नहीं जा पाते थे। आज ऐसा नहीं है, रात भर आप सड़कों पर चलिए, हाईवे पर चलिए, ग्रामीण सड़कों पर चलिए, कोई पूछने वाला नहीं है। हम लोग एमएलए थे उस दौर में, हम लोग को एसपी मना करता था कि आपको सासाराम से पटना रात को नहीं जाना है। तो वो स्थिति नहीं है, एक कोई कितना भी कह दे जी जी उससे फर्क नहीं। जाहिर है कि लॉ ऑर्डर में कुछ बढ़ोतरी हुई है, सुरक्षा अच्छी हुई है, अच्छी बातों का संज्ञान तो अवश्य ही लेना है। एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूं कि एनडीए का नेता वहां कौन है? अगर एनडीए सत्ता में वापस आती है तो क्या नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बनेंगे या बीजेपी का कोई जो उप मंत्री है वो मुख्यमंत्री बनेगा? देखिए, ये सब सवाल बहुत बार पूछे जा चुके हैं और इसका जवाब भी हमारे पार्टी के लोग देते हैं। देखिए, बनने नहीं बनने का तो कहीं सवाल नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और अभी उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। चुनाव के बाद की क्या परिस्थिति होगी ये तो हम भी नहीं जानते हैं, आप भी नहीं जानते हैं और पार्टियां भी नहीं जानती है। जनता क्या फैसला देगी कोई नहीं जानता है। लेकिन चुनाव के बाद की जो परिस्थिति होगी वो अभी भी, आज भी हमारे सीनियर भी तय करते हैं, चुनाव के बाद भी वही तय करेंगे कि भाजपा का नेता कौन होगा, एनडीए का नेता कौन होगा, जदयू अपना तय करेगा उसका नेता कौन होगा। तो ये सवाल तो हवा में है, इस सवाल में कोई दम नहीं है। रामेश्वर जी, ये बताएं कि क्या आप बीजेपी के कार्यकर्ता नेता के रूप में आश्वस्त हैं कि बीजेपी बिहार की सत्ता में वापस आ रही है? आश्वस्त नहीं, हम लोग 200% श्योर है कि आ रहे हैं। अस्वस्थ की बात तो छोड़ दीजिए, इसलिए कि जो सामने दिख रहा है उनको जन समर्थन नहीं है। क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। वो आप कह सकते हैं कि एक जातियों का गठबंधन बनाने की बात चल रही है। जैसे एक उदाहरण आपको हमने दिया, जिसके चलते बिहार का विकास नहीं हो रहा है। लोग समझ गए हैं कि बिहार को जात पात मजहब से ऊपर उठ करके वोट करना है और वो दिखाया गया है। 20 सालों में काम हुआ है। अब देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा चीज़ बता देता हूँ। पैसे उतने ही होते हैं, उसको डाइवर्ट किया जाता है। अभी हमने पैसे कहाँ लगाए? सड़क पर लगाए, बिजली पर लगाए, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी चीज़ें लगाए। अब आप जिस एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जिस नौकरी की बात कर रहे हैं, मैं इससे सहमत हूँ और आप भी सहमत होंगे बिहारी होने के नाते कि बिहार में अब ज़रूरत है आईटी पार्क बनाने की। बिहार में टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को और विकसित करने की ज़रूरत है। बिहार में और इंडस्ट्री लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि झारखंड बगल में है, कोल की हमारे यहाँ कमी नहीं होगी। और जिस तरह से आप देखें, अभी पावर सेक्टर में भी काम हो रहा है, नबीनगर देख लीजिए, चाहे कांटी देख लीजिए, जिस तरह से विस्तार हो रहा है। और बिजली उत्पादन में भी बिहार सेल्फ सफिशिएंट हो गया है, वो बिजली बाहर भी भेज रहा है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पे, फहरिस्त लंबी है कितना, इन सब चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। और अगले टर्म में आप देखिएगा इन्हीं सब चीज़ों पर काम होगा, जिससे रोज़गार भी सृजन होगा। दूसरा भी देखिए, इतने दिनों में छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता दूं, मछली पालन में जो आंध्रा से मछली आता था, बिहार बाहर भेजने लगा है। बिहार से मछली को हम एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे प्रॉन हो जो भी हो, तो अभी आंध्रा से आ रहा था। तो ये सब चीज़ें क्या है, खेती पर ध्यान है। खेती किसानों को भी मालूम है कि कौन सी चीज़ हम लगाएं, हमारा उत्पादन भी ज़्यादा हो, हमारा इनकम भी ज़्यादा हो। इसी से प्रदेश जो होता है अपना जी समृद्ध होता है। रामेश्वर जी, आने वाले दिन में देखते हैं कि किन किन नई योजनाओं पे नई सरकार काम करेगी। अब तक जो 20 साल से सरकार काम कर रही है उससे तो जनता संतुष्ट नहीं है। जनता में काफ़ी कोलाहल है और प्रेजेंट सरकार को एंटी इनकम्बेंसी भी फेस करना पड़ेगा, जो एक यथार्थ है। आने वाले दिन में हम आपसे और बातचीत करेंगे और देखेंगे कि बिहार किस तरफ मुड़ रहा है। रामेश्वर जी, आपने हमसे बात की, आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, धन्यवाद।